हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेज। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2013 का पेपर, जो आपकी परीक्षा 27 जून 2013 को हुई थी। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे हिंदी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हम एनालिसिस कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं इनका एनालिसिस करा रही हूँ। जो आपका 2011 से लेकर 2022 का आपका लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था, मैंने इन सभी को आपको डिस्कस कराया है। और मैं आपको बता दूं, जो आपकी परीक्षा है वो निरस्त हो गई थी, लीक हो गया था पेपर इस वजह से 2021 वाली, तो मैंने इसको भी डिस्कस कराया है ताकि आपको पता चल सके कि वह एग्ज़ाम कैसा आया था। ठीक, मैंने आपको बता दूं कि मैंने कौन कौन सी जो सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट करा दिया है। तो संस्कृत और आपकी ईवीएस और सीडीपी, इन तीनों को मैंने कंप्लीट करा दिया है। लगभग हिंदी को भी कंप्लीट कराने जा रही हूँ। 2011 का आपका लास्ट पेपर रह गया है, तो इसको भी कंप्लीट करा देंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से 2023 के लिए, यूपी टेट 2023 के लिए सभी क्लासेस को चलाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर एक बार विजिट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 आता है कि कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है तो दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अकल का दुश्मन या अबनूस का कुंदा। तो आपको इसमें बताना है कि कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या हो जाता है। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2, आस्तीन का सांप। क्या हो जाता है? आस्तीन का सांप इसका राइट आंसर हो जाता है। यह आपका क्या होता है? कपटी मित्र के लिए एक सही मुहावरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है कि इंद्रियों को जीतने के लिए एक शब्द बताना है आपको, कि इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या है। तो दूरदर्शी है, दत्तचित्त है, कुशाग्र बुद्धि है या फिर जितेंद्रिय है। जो इंद्रियों को जीतने के लिए एक शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, जितेंद्रिय। क्या हो जाता है? इंद्रियों को जीतने के लिए एक शब्द हो जाता है जितेंद्रिय। दूरदर्शी की बात करते हैं तो यह जो आगे दूर की सोचता हो वह आपका क्या होता है? दूरदर्शी होता है। जो आपकी आगे की सोचता है वह आपका क्या होता है? आगे की सोचता है वह आपका क्या होता है? दूरदर्शी होता है। यहाँ तक बात क्लियर। दत्त चित्त की बात करते हैं, यानी कि किसी काम को चित्त लगाकर करना, यानी किसी काम को मन से करना, वही आपका क्या होता है? दत्त चित्त होता है। कुशाग्र बुद्धि की बात करते हैं तो जिसकी बुद्धि कुशा की नोक के समान तीखी हो, यानी कि बुद्धि है बहुत ही तीव्र हो, बच्चा है वह प्रभावशाली हो, वही आपकी क्या हो जाती है? वही आपकी कुशाग्र बुद्धि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आ जाता है कि पवन का संधि विच्छेद है। प धन अवन है, प धन वन है, पो धन अन है या पौ धन अन है। तो पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाता है? इसका संधि विच्छेद हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, इसका सही आंसर है पोधन अन। क्या हो जाता है? पोधन अन पवन का संधि विच्छेद हो जाता है। इसमें संधि की बात करते हैं तो इसमें अयादि संधि होती है। कौन सी संधि होती है? इसमें अयादि संधि होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है कि पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। पुनर्धन जन्म है, पुनः धन नर जन्म है, पुनः धन जन्म है या पुनर्धन आजन्म है। तो पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या हो जाता है? तो इसका संधि विच्छेद हो जाता है पुनः धनम जन्म। यह इसमें आपकी कौन सी संधि हो जाती है? तो इसमें आपकी विसर्ग संधि हो जाती है। कौन सी संधि हो जाती है? विसर्ग संधि हो जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है
कि इत्यादि में कौन सी संधि है। इत्यादि में आपको बतानी है कि कौन सी संधि है। यण संधि है, वृद्ध संधि है, गुण संधि है या फिर दीर्घ संधि है। तो इत्यादि में आपकी कौन सी संधि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है कि नाक रगड़ना का क्या अर्थ है। नाक में चोट लगना, इज्जत देना या दीनता पूर्वक प्रार्थना करना या चापलूसी करना। तो नाक रगड़ने का क्या मतलब हो जाता है। दीनता पूर्वक प्रार्थना करना क्या हो जाता है। दीनता पूर्वक प्रार्थना करना यह क्या हो जाता है, नाक रगड़ने का अर्थ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है कि उन्मूलन का विलोम क्या होता है। उत्थान होता है, उत्कर्ष होता है, रोपण होता है या फिर अवनति होता है। तो उन्मूलन का विलोम क्या हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, रोपण हो जाता है उन्मूलन का विलोम। उत्थान की बात करते हैं तो उत्थान का विलोम हो जाता है पतन। और बात करते हैं उत्कर्ष की तो इसका विलोम हो जाता है अपकर्ष। अवनति की बात करते हैं तो इसका विलोम क्या हो जाता है, उन्नति हो जाता है। क्या हो जाता है, उन्नति हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। तो चारण काल, आदिकाल, वीर काल या फिर बीजपन काल। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका 4 कि बीजपन काल संज्ञा दी है। किसको, आदिकाल को किसने दी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दी है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आता है कि अतिसूधो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है। अतिसूधो स्नेह को मार्ग है यह किसकी पंक्ति है। आलम की है, बोध की है, ठाकुर की है या फिर घनानंद की है। तो अतिसूधो स्नेह को मार्ग है यह पंक्ति किसकी हो जाती है। तो यह पंक्ति हो जाती है ऑप्शन नंबर 4, इसका सही आंसर हो जाता है घनानंद की यह पंक्ति हो जाती है। किसकी पंक्ति होती है, यह घनानंद की पंक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है कि कालंदी का पर्यायवाची क्या है। कालंदी का आपको पर्यायवाची बताना है। तो सरस्वती है, लक्ष्मी है, गंगा है या फिर यमुना है। तो कालंदी का सही पर्यायवाची हो जाता है आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। कालंदी का पर्यायवाची यमुना हो जाता है। क्या हो जाता है, यमुना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 आता है कि आधुनिक साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। तो इनके लेखक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है बाबू श्याम सुंदर दास। यह इनके लेखक हो जाते हैं आदिकाल की साहित्य आत्मकथा के। आदिकाल की हिंदी साहित्य कथा के आत्मकथा के जो लेखक होते हैं कौन हैं, बाबू श्याम सुंदर दास हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 आता है कि कार्य के आरंभ में विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है। कार्य के आरंभ में विघ्न पड़ना यह किस मुहावरे का अर्थ है। तो सिर मारना, सिर पर सेहरा बंधा होना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना या सिर पर शैतान सवार होना। तो आपको बताना है कि कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना यह किस मुहावरे का अर्थ हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने का मतलब हो जाता है कि कार्य के आरंभ में ही क्या होना, विघ्न पड़ना। क्वेश्चन नंबर आपका 13 आता है कि किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। तो धर्मवीर भारती को, शमशेर बहादुर सिंह को, रघुवीर सहाय को, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को। तो कवियों का कवि किसे कहा जाता है। तो कवियों का कवि किसे कहा जाता है, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 आता है कि दशरथ सूत्र तिह लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यह रचनाकार किसकी पंक्तियां हैं। तो तुलसीदास की हैं, कबीर की हैं, केशवदास की हैं या फिर सूरदास की हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है यह कबीर की हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 आता है कि हिंदी का पहला पत्र है। हिंदी का पहला पत्र बताना है। तो उद्दंड मारदंड है या इतिहास तिमिरनाशक है या फिर बनारस अखबार है या फिर हरिश्चंद्र मैगजीन है।
तो हिंदी का पहला पत्र है यह क्या हो जाता है, हिंदी का पहला पत्र, तो इसका राइट आंसर हो जाता है उद्दंड मार्दंड। क्या हो जाता है, उद्दंड मार्दंड इसका क्या हो जाता है, हिंदी का पहला पत्र हो जाता है। और इसके संपादक की बात करते हैं तो इसके संपादक कौन हैं, जुगल किशोर हैं। इसके संपादक कौन हैं, जुगल किशोर इसके संपादक हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 आता है कि चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, तो बाल मुकुंद गुप्त का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का या श्याम सुंदर दास का। तो चिंतामणि है यह किसका निबंध हो जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 रामचंद्र शुक्ल का। किसका हो जाता है निबंध संग्रह, यह रामचंद्र शुक्ल का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 आता है आपका कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1893 में हुई थी या फिर 1900 में हुई थी या 1903 में हुई थी या 1905 में हुई थी। जो आपकी काशी नागरी प्रचारणी सभा है इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1893 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाता है। और इसके जो संपादक हैं वह कौन हो जाते हैं, तो बाबू श्याम सुंदर दास इसके संपादक हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। कौन हो जाते हैं इसके संपादक, बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास इसके संपादक हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 आता है कि प्रेम सागर किसकी रचना है। प्रेम सागर किसकी रचना है, तो मुंशी सदा शुक्लार की, सदन मिश्र की, लल्लू लाल जी की या राम प्रसाद निरंजन जी की। जो आपकी प्रेम सागर रचना है यह किसकी रचना है, तो इसका सही आंसर हो जाता है लल्लू लाल की। किसकी रचना है प्रेम सागर, यह लल्लू लाल की रचना है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 आता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं या फिर 6 हैं। तो संज्ञा के भेद बताने हैं व्युत्पत्ति के आधार पर, तो इनके भेद हो जाते हैं ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 आता है आपका कि हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो प्रत्यय, संज्ञा, क्रिया या फिर सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाता है संज्ञा हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 आता है कि कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के भेद बताने हैं तो 7 होते हैं, 8 होते हैं, 9 होते हैं या फिर 10 होते हैं। तो कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के भेद होते हैं ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है कि कारक के 8 भेद हो जाते हैं। कितने भेद होते हैं कारक के, हिंदी में 8 भेद होते हैं। और संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत में कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं संस्कृत में। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। घ का उच्चारण स्थान बताना है कि कौन सा है, मूर्धा है, कंठ है, तालु है या फिर दंत है। तो घ का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 कंठ हो जाता है। क्या हो जाता है, कंठ हो जाता है, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 आता है कि क्ष वर्ण किसके योग से बना है। क्ष वर्ण है यह किसके योग से बना है, क और स के योग से बना है, क और च के योग से बना है, क और छ के योग से बना है, क और स के योग से बना है। जो आपकी क्ष है यह किसके योग से बना है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 यह क और स के योग से बना है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता या अस्पृश्यता। तो आपको इसमें बताना है कि जो अस्पृश्यता है यह किस तरीके से लिखी जाती है, तो यह ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाता है। अस्पृश्यता इस तरीके से लिखी जाती है, अस्पृश्यता इस तरीके से लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 आता है कि कवि का स्त्रीलिंग बताना है। तो कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है, कवित्री हो जाता है, कवित्री हो जाता है, कवयित्री हो जाता है या फिर कवित्री हो जाता है।
तो कभी का जो स्त्रीलिंग होता है वह क्या हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 कवयित्री हो जाता है। क्या हो जाता है, कवयित्री हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 आता है कि तारिणी का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य है, नाम है, युवती है या फिर नदी है। तो तारिणी का जो पर्यायवाची शब्द हो जाता है क्या हो जाता है, सूर्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 27 आता है कि मीन का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो मीन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सिखी होता है, सापक होता है, विभावरी होता है या मत्स्य होता है। तो मीन का जो पर्यायवाची शब्द होता है क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 मत्स्य हो जाता है। मीन का पर्यायवाची क्या होता है, मत्स्य होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 28 आता है कि दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द बताना है। तो आत्मजा है, नंदिनी है, भार्या है या फिर कन्या है। तो आपको इसमें भिन्न शब्द बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 भार्या। यह आपका क्या है, यह आपका एक भिन्न शब्द हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 29 आता है कि अनुपम का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको कि अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। स्वर्गीय होता है, स्वर्गीय होता है, लौकिक होता है, पार्थिव होता है या फिर अद्वितीय होता है। जो आपका अनुपम होता है इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है, इसका पर्यायवाची शब्द अद्वितीय हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 आता है, आपका लास्ट क्वेश्चन है कि कान का कच्चा होने का अर्थ है। कान का कच्चा होने का अर्थ क्या हो जाता है, कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना या दूसरे की बात मानना या कान का कमजोर होना। तो कान का कच्चे होने का मतलब क्या हो जाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कि सुनी बात पर विश्वास करना। सुनी बात पर विश्वास करना यह आपका कान का कच्चा होना कहलाता है। तो यहाँ तक हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर विजिट करना है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और हम आपको आपका आंसर करेंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में।